रात के उस शहर की दुकानों की रौनक में कोई फर्क वारिद नहीं हुआ था। हर जानिब गहमा गहमी और इंसानों की आमदोरफ्त इस बात पर शाहिद थी कि ये शहर वालों के जागने और काम करने के वक्त का एक अहम हिस्सा था। इसी मसरूफ शाम में एक जानिब सड़क के किनारे हर दुकान का शटर ऊंचा था और दूर से देखने पर वो इलाका कोई बहुत मसरूफ सी शाहरा का मंजर पेश किया करता था। इसी शाहरा की सीध में कतार दर कतार दुकानें थीं, जिनमें रोशन बत्तियां जागे हुए और जिंदा दिल लोगों की जानिब इशारा किया करती थीं। दुकानों की कतार से कुछ जरा आगे साफ सुथरे से रेस्टोरेंट्स की दुकान कतार शुरू हुआ करती थी। नित नए पकवान और ग्लास डोर से जगमग करते शफाफ सराय अवाम की दिलचस्पी का खास मरकज थे। इसी शाहरा के आखिरी सिरे पर एक क्लिनिक वाक़ था, सारंग क्लिनिक। वो एक वेटेरिनियन क्लिनिक था, आम जुबान में जिसे जानवरों का अस्पताल भी कहा जा सकता था। उसके साफ सुथरे शीशों से जरा सर टिकाकर अगर आप लोग अंदर की जानिब देखो तो आपको दिखाई दे कि उसी शीशे की दीवार के साथ बहुत से कांच के छोटे छोटे ब्लॉक्स थे। इन ब्लॉक्स में बहुत से जख्मी जानवर रखे हुए थे। जख्मी कुत्तों और बिल्लियों को बखूबी यूं सर टिकाकर देखा जा सकता था। इस छोटे से अस्पताल का दरवाजा धकेल कर अगर अंदर कदम रखा जाता तो अंदाजा होता कि वो किस कदर साफ सुथरा और हल्के रंगों से सजाया गया क्लिनिक था। शीशे के दरवाजे के ऐन सामने लकड़ी का साफ सुथरा सा डेस्क था, जिस पर बेशतर फाइल्स रखी थीं। एक जानिब लैपटॉप भी खुला हुआ रखा था और इसी डेस्क के पीछे एक इंतहाई वजीह सूरत इंसान विराजमान महव होकर अपना काम करने में मसरूफ था। इसके पीछे खड़ी दीवार मटियाले रंग की थी। जा बजा छोटी बड़ी पेंटिंग से सजी वो दीवार बिलाशुबा जिंदगी का पता देती थी। यकायक दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बजी, जो कि अक्सर किसी का दरवाजा खोलने पर बजा करती थी। सारंग ने मसरूफ सी सब आंखें उठाकर आने वाले की जानिब देखा तो उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। वो वजी सूरत था, बाल पीछे की जानिब जमाए, साफ सुथरा सा। उसका शख्सी तासुर एक साफ सुथरे रहमदिल से इंसान का पड़ता था। हरम उरैबी कहाँ मिलेगा? आने वाली की आवाज खासी भारी थी और जिस्म कसरती लगता था, भारी भरकम और ताकतवर सा। ये जानवरों का क्लिनिक है, यहाँ आप इंसानों की बाबत क्या पूछने आए हैं मोहतरम? उसने उसी सुकून के साथ कहा, बिना अपने लैपटॉप की स्क्रीन से निगाहें हटाए। आगे वाला इसके ऐन सामने झुका, गुर्राती हुई आवाज में उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सारंग, मुझे वो आदमी अभी के अभी चाहिए। सारंग ने हफ सांस लेकर नथने फुलाते हुए उसे देखा था। आंखों में ऐसा तासुर था जैसे कह रहा हो दफा हो जाओ, लेकिन कहा तो सिर्फ इतना ही, मेरे यहाँ सिर्फ जानवर मिलते हैं जनाब। इन जानवरों के दरमियान बैठा मैं इंसान दिख रहा हूँ आपको, काफी नहीं है? और यहाँ क्या मैंने दुकान खोल रखी है कि किसी भी दराज से आपको हरम और जो कोई भी है वो निकाल कर दे दूं? लेकिन उसकी चलती जुबान अगले ही पल ठहर गई थी। सामने वाले ने चमकदार रिवॉल्वर उसकी आंखों के सामने लहराया और अगले ही पल उसकी पेशानी पर निशाने की सूरत रखा था। लेकिन अगले किसी भी अमल की नौबत नहीं आई। एक क्लिक की आवाज आई और सारंग के सर पर झूलता बल्ब धमाके की सूरत टूटकर नीचे गिरा। क्लिनिक की सारी बत्तियां अगले ही पल गुल हो गई थी। कसरती जिस्म वाला बंदा घूमा तो अंधेरे में कहीं से पिस्तौल का दस्ता उसकी कनपटी पर जोर से आ लगा। अगले ही लम्हे उसे जोरदार लात पड़ी तो वो उड़ता हुआ दूसरी जानिब टेबल पर जा गिरा। इससे पहले कि वो उठकर मारने वाले की निशानदेही करता, किसी ने इंतहाई खामोशी से उसकी पेशानी पर पिस्तौल की ठंडी नाल टिका दी थी। कौन हो तुम? किसने भेजा है? बहुत ठंडी आवाज थी वो, पिस्तौल की ठंडी नाल से भी ज्यादा यख और खामोश। तुम हरम उरैबी हो ना? क्या इतने एक्शन के बाद भी ये पूछने की जरूरत है तुम्हें? अंधेरे से सारंग का बहुत जला हुआ तबसरा उभरा था। हरम ने उसकी पेशानी पर पिस्तौल गाड़ी तो वो यकदम बोल उठा, मुझे ड्रग डीलर आबिद यासीन के बारे में मालूमात चाहिए थी। मैंने यहाँ ड्रग्स का कारोबार नहीं खोल रखा, जो तुम मुंह उठा के कहीं से भी चले आओगे मैं तुम्हें अगले पिछले खातों का हिसाब देता फिरूंगा। शराफत से अभी के अभी दफा हो जाओ। उसकी आवाज नॉर्मल थी। अंधेरे में अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो किस जानिब खड़ा था और उसकी पोजीशन क्या थी, लेकिन जो ही क्लिनिक की गुल हुई बत्तियां अगली ही पल रोशन हुई तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था, सिवाय औंधे टेबल के उस पार गिरे शख्स के। सारंग ने गर्दन हिलाई थी। गिरा हुआ बंदा आंखें फाड़े आसपास देखने की सही कर रहा था कि अभी तो वो छलावा निगाहों के सामने खड़ा था, लेकिन अगली ही पल वो किसी खामोश साए की मानिंद गोया हुआ हवा में ही गायब हो गया था। सारंग ने गर्दन जरा आगे निकालकर उसे देखा और मुस्कुराया।
किसी और के बारे में मालूमात चाहिए तुम्हें? काके मजे से पूछा। वो दांत पीसता कपड़े झाड़ता उठा था, फिर एक कहर आलूद निगाह सारंग पर डाली। मैं दोबारा आऊंगा, बता देना उसे हरम को भी। मैं इधर कोई तुम्हारा पैगंबर नहीं बैठा हूं कि तुम्हारे पैगामात उससे पहुंचाता रहूंगा। अगर उससे बात करनी है तो खुद करो, और अगर उससे बात नहीं कर सकते तो कभी यहाँ पलट कर भी मत देखना। देख लूंगा मैं तुम्हें भी और उसे भी। हाँ हाँ चल। सारंग ने बहुत बेजार होकर उसे हाथ से बाहर निकलने का इशारा किया था। वो अगले ही पल एक आखिरी कड़वी निगाह उस पर डालकर बाहर की जानिब बढ़ गया। उसने गहरा सांस भरकर एक निगाह उस सारे फैलावे पर डाली और फिर अगले ही पल आगे बढ़ाया। क्लिनिक के अंदरूनी हिस्से में बनी आधी दीवार के पार एक दरवाजा था। उसने उसे धकेला और फिर छोटी सी अंधेरी राहदारी पार करके बड़े से हॉलनुमा कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे में जाबजा छोटी बड़ी स्क्रीन नस थीं। हर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज की लाइव कवरेज दिखाई दे रही थी। इन्हीं जगमगाती स्क्रीन के सामने वो बैठा था, चेहरा झुकाए दराज से कुछ निकालता हुआ। टेबल पर एक जानिब उसका पिस्तौल भी रखा था। सारंग कुछ आगे बढ़ाया तो उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। वो कम उम्र था, 25 साल का जवान। मासूमियत उसके तासुरात का खासा थी। भूरी आंखें बहुत संजीदगी से एक फाइल की गर्दानी कर रही थी। वजीह सूरत और मुमताज से नकूश हर एक को अपना गर्विदा करने का सा हुनर रखते थे। सारंग ने उसके बराबर रुककर टेबल बचाया, तभी उसने झुकी गर्दन नहीं उठाई थी। क्या करते फिर रहे हो आजकल? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं, जानोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे, इसीलिए बेखबर ही रहो। उसने फाइल एक जानिब धरी और चंद पेपर्स उसमें से निकालकर एक एक करके पढ़ने लगा। सारंग ने नाक से मक्खी उड़ाई थी, जैसे उसकी तसल्ली के लिए जवाब काफी नहीं था। अपनों के दरमियान रहकर कैसा लग रहा है वैसे? क्या कोई तब्दीली महसूस हुई तुम्हें खुद के एहसासात में? सारंग के इस सवाल में अब की वाज़ेह दिलचस्पी हिलकोले ले रही थी। हरम ने अब भी चेहरा नहीं उठाया, यूं ही निचला लब दांतों तले दबाकर पढ़ता रहा। कोई फर्क नहीं, सब वैसा ही है। बल्कि अपनों के दरमियान रहकर मुझे जितना अजनबी महसूस हो रहा है, पहले ऐसे कभी महसूस नहीं हुआ। आखिर में उसने ऐसे सर भी झटका तो सारंग बदमजा हुआ। कितने अरसे हम तरसते रहे फैमिली के लिए, और अब तुम्हें कुदरत ने एक तोहफे में दे ही दी है तो तुम नाशुक्री से बाज नहीं आ रहे हो। अकेले जिंदा रहना इंसान को बहुत बेहिस कर देता है बदर। वो बच्चे जो अपने वालिदैन पर एक लंबे अरसे के लिए इंतजार करते हैं और हर जरूरत के वक्त उनकी जानिब देखते हैं, वो हम जैसों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हमें अपना हर काम खुद करने की आदत होती है। और जानते हो सबसे ज्यादा जानलेवा बात इस सारे अरसे में क्या होती है? उसने एक फाइल उठाकर सामने टेबल पर धरी और फिर अगली फाइल के सफ़ात उलटने लगा। वो मसरूफ सा बोलता जा रहा था। ये कि हम चाह कर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, चाहे तब भी नहीं। मजे की बात बताऊं, मैं अपने बाप को अब भी शक की निगाह से देखता हूँ, इतने अरसे के बाद भी। सारंग ने उसकी बात के इख्तिताम पर एक गहरा सांस भरा था, फिर सर नफी में हिलाया। उस लड़के का कुछ नहीं हो सकता था। एक नॉर्मल जिंदगी की जानिब कदम बढ़ाओ हरम, और शादी कर लो। नॉर्मल जिंदगी तो ख्वाब ही रह गई है। तुम शादी कर लो, खुद ही सेटल हो जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। जो कुछ हुआ था वो पीछे रह गया है। कोई भी हमारी घात में नहीं बैठा हुआ, सब खत्म हो चुका है। जब हमें लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक वहीं से अक्सर कहानी का आगाज होता है सारंग। और अब के डॉक्टर साहब चौंके थे। उसने आंखें सुकेड़कर हरम के झुके सर को देखा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया था उन बेनिशान गलियों का, लेकिन उन गलियों में अब भी कोई कैद है। मुझे इस दरवाजे को बंद करने से पहले उसे वहां से निकालना होगा। हरम? उसने सर उठाया था। भूरा इर्तकाज बहुत नरम सा था, रूही के गालों की मानित। कोई जिंदा रह गया है सारंग? ये क्या कह रहे हो? वो शशदर ही तो रह गया था। लेकिन हरम यूं ही सुकून से बैठा रहा। हमने दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन मैंने कहा ना, भेड़िए जाग गए हैं। वो सूंघ चुके हैं कि आखिरी सर्वाइवर जिंदा है और वो इसके पीछे आएंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा, क्योंकि मैंने वादा किया था। मैंने उस मरते शख्स से वादा किया था सारंग। वो वादा हर रात मेरी रूह पर कोड़े बरसाता है। नॉर्मल जिंदगी का हर ख्वाब एक बार फिर से धूल की नजर होता जा रहा है। लेकिन बस इस एक आखिरी काम के बाद मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। ये अब खुद से मेरा अहद है। लेकिन वो तो आंखें खोले पे यकीनी से उसे सुन रहा था। उसे उसकी बातों ने बहुत परेशान कर दिया था।
हम इस किस्से को खत्म कर चुके थे। फिर अब वो क्या चाहते हैं और तुम क्यों अपनी जान मुसीबत में डाल रहे हो हरम? ये तुम्हारा बल्कि हम में से किसी का भी मसला नहीं है कि अगर वो किसी के पीछे आते हैं तो तुम अभी के अभी बंद करो ये सब और घर जाओ अपने। मैं तुम्हें एक बार फिर से निशाने पर जिंदा रहते नहीं देख सकता। मैं वादा कर चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सारंग ने तैश में आकर दोनों हाथ टेबल पर मारे थे। हरम ने गहरा सांस लेकर उसी इत्मीनान से उसकी जानिब देखा। वो उससे ऐसे ही किसी रवैये की तवक्को कर रहा था। वादा खत्म हो चुका और जिससे तुमने वादा लिया था वो मर चुका है। अब वो मर चुका है लेकिन हरम जिंदा है। उसकी भूरी आंखें अब भी नरम ही रहीं। सारंग एकदम ही सीधा हो गया था। फिर हाथ हवा में लहरा कर इसे कुछ समझाना चाहा लेकिन बेसूद। उसे समझ नहीं आया कि अपनी बात का आगाज कहाँ से करे और कैसे करे। तुम पागल हो क्या? मर जाओगे। ऐसे कैसे मर जाऊंगा? वो हंसा था लेकिन सारंग नहीं हंस सका। वो वाकईतन परेशान हो गया था। हरन ने चेहरा उठाकर उसे देखा और फिर हौले से बोला, भूलो मत कि मैं जराबाद का सबसे खतरनाक शूटर रह चुका हूँ। हरम, ये खतरनाक होगा, रिस्की है ये सब। जानता हूँ, फिर भी? हाँ, फिर भी। कुछ लम्हे कोई कुछ ना बोला। सारे क्लिनिक में महज कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें गूंजती रहीं। लेकिन फिर सारंग की बहुत थकी थकी सी आवाज उसके आसपास उभरी थी। तुम मुझे बताओ कि मेरे क्लिनिक को तबाह हाल शहर में बदलना कब तक करोगे? जब देखो कोई ना कोई तबाही लेकर ही आते हो। मुझे चीजें एक ही अंदाज में पसंद नहीं है सारंग, तुम जानते हो। तो इसके लिए मेरे बेचारे क्लिनिक को जलजलों की जद में देना क्या फर्ज है तुम्हारा? और अब की बार वो तप गया था। गर्दन झुकाकर कागजात को स्कैन करता हरम मुस्कुराया था। फिर भूरी पुरकशिश सी आंखें उठाकर उसे देखा। सॉरी। दुनिया जहान की कमीनगी चेहरे पर सजाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हाथों मरोगे किसी दिन तुम, मैं बताए दे रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे जानवर इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। शाबाश, जाओ। उसने दिल जल्दी मुस्कुराहट छुपाकर कहा था। लेकिन सारंग की सुर्ख रंगत बता रही थी कि वो इसकी मुस्कुराहट देख चुका है। उसने शराब से उसके हाथ से एक फाइल रखी तो हरम ने डरकर हाथ पीछे किए। उस दिन को अब तक कोसता हूं मैं जिस दिन मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लानत हो तुम पर, मुझ पर भी। आप पर तो लानत बेशुमार। पीछे से हाँक लगाना उसने अपना फर्ज समझा था। सच शुक्र के सारंग ने उसकी हाँक पर कान, नाक और दिल नहीं धरा था, नहीं तो वो कहीं का नहीं रहता। उसके बाहर निकलते ही उसे चंद पर्चे ताजा फाइल में लगाया और फिर पिस्तौल अड़सता उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसे याद आने पर एक किताब निकालकर निगाहों के सामने की और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ उसे अपने साथ लिए बाहर की जानिब बढ़ गया। उस किताब का नाम जानते हैं क्या था? मेटामॉर्फोसिस, जो कि सर फ्रांसिस काफका की तहरीर करदा थी। अगली सुबह बहुत बोझल थी। फजर के वक्त भी घर पर सन्नाटे का ही राज रहा। नाज़नीन नमाज पढ़कर लेट गई थी। उसका दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी जुबान पर रखने को। रात अम्मी से की गई बहस के आसार अब तक उसकी याद के पर्दे पर ताज़ा थे, लेकिन वो आसार सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। चेहरे से उसने उन तमाम एहसासात के आसार मिटा रखे थे। अगले ही पल उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो सीधी हो बैठी। दरवाजा हाथ खुला और उसमें से सोफिया नमूदार हुई। उनके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी और भाप उड़ाते चाय के 2 कप इतनी दूर से भी नाज़नीन को नजर आ गए थे। नाश्ता कर लो, यूनी भी जाना है फिर तुमने। वो अंदर चली आई, इसके ऐन सामने ट्रे रखी और फिर हस्बे आदत उसकी किताबें और इस्त्री शुदा कपड़े दरुस्तगी से रखने लगी। वो इनकी हरकत उदासी से तक रही थी, फिर बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। आपने किया है नाश्ता? वो उसके बेड की जानिब चली आई, फिर उसके सामने बैठ गई। एक ही रात में नाज़नीन को वो बहुत कमज़ोर और बूढ़ी महसूस होने लगी थी। उसके दिल को कुछ हुआ था। डायलिसिस की वजह से वो पहले ही खासी मुज़म्मिल महसूस होती थी। नहीं, तुम्हारे साथ करूँगी। मुझे पता है तुम्हारे सूखे मुंह ही काम पर जाने का इरादा है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। नाश्ता करो फिर जाना। उनकी नरमी पर उसका दिल पिघल ही तो गया था। वो उसे कभी भी इस कदर तुर्च होकर बात नहीं किया करती थी, लेकिन उसके हर दफ़ा के इनकार ने उन्हें अंदर से खौफजदा कर दिया था। उसे पहले अंदाज़ा नहीं था कि उसका इनकार अम्मी पर इस तरह का मनफी असर डालता होगा, लेकिन रात वाला रवैया उसे ये सब समझाने के लिए काफ़ी था। उसे इस मामले को बहुत भाव से हैंडल करना था। अम्मी, मैं कह रही थी कि हम चलेंगे ताया के घर। और अब इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि सोफिया ने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया। वो एकदम चौंक कर रुक सी गई। तुम्हें नहीं जाना
तुम मत जाओ, मैं तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी नाज़ो। क्या आज से पहले कभी मैंने ऐसा किया था? नहीं बच्चे, बस तुम्हारी ये बढ़ती उम्र और अपनी ढलती उम्र का गम मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। शायद अपने अंदर ये बातें काफ़ी अरसे से रखते रखते मैं थक गई थी, इसीलिए तुम पर रात को इतना गुस्सा हो गई। तुम ठीक हो अपनी जगह, हमें नहीं जाना चाहिए। और वो इतनी बेवकूफ़ तो हरगिज़ भी नहीं थी कि उनकी नम आंखों के पार जगमगाती ख्वाहिश को महसूस न कर पाती। उसे पता था कि वो रात भर के स्क्रिप्ट से गुजरी होंगी, सिर्फ उसकी वजह से। वो सब सालों के स्क्रिप्ट से उसी की वजह से तो गुजरे थे, तो क्या अब वो थोड़ा सा भी हिस्सा इनको लौटा नहीं सकती थी? क्या थोड़ा सा भी हक नहीं था अम्मी का उस पर? उसने अगले ही पल अम्मी के हाथ थाम लिए थे, फिर सोबर सी मुस्कुराहट से जाए हौले से बोली, हम चलेंगे अम्मी, हमें जाना चाहिए। मुझे सच में कोई मसला नहीं है। लेकिन सोफिया को उस पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बुरी आंखों से उसका मनमोहना चेहरा देखने लगी। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो हम नहीं जाएंगे बेटा। नहीं अम्मी, वो हंस दी। किसी भी संजीदा मामले को हल करने का सबसे अथरा हुआ हथियार था ये, हंस देना। दिल चाहे मुट्ठी में जकड़ा जा रहा हो, लेकिन हंसते ही सब ठीक हो जाता है ना? कम से कम उसे तो यही लगता था। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ अम्मी, क्या आप मुझे यूं ट्रीट कर रही हैं? इतनी बड़ी तो अब मैं हो गई हूँ कि मुझे कोई भी बात यूं हर्ट ना करे। रही बात जाने की, तो मैं बस इसलिए पसोपेश कर रही थी क्योंकि मेरा दिल इन सबसे उचाट हो चुका है। लेकिन फिर भी एक आखिरी दफ़ा कोशिश करने में क्या चला जाएगा? हमें जाना चाहिए। फिर अगर कुछ बुरा हुआ तो उसके बाद मैं कभी उनके घर में कदम भी नहीं रखूंगी। और सोफिया ने आंसू से भरी आंखें दुपट्टे से रगड़ डाली थीं। फिर मुस्कुराकर चेहरा उठाया, नाज़ीन के शफाफ से चेहरे पर अपना बूढ़ा हाथ फेरा। वो इन्हें बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है फिर, आज शाम मेहंदी है भाई साहब के घर। कोशिश करना वक्त से पहले ही आ जाओ। बस उस तकरीब की ही तो बात है, फिर हमने कौन सा रोज़ रोज़ वहाँ जाना है। उसने इस बात में सर हिलाया और फिर चाय घूंट घूंट हलक से उतारने लगी। अब वो मुझे सौदे सल्फ की बातें कर रही थी, कपड़ों की बातें, घर के रेनोवेशन की बातें, बातें ही बातें, ताकि जहां वो इन्हें जख्म दे चुकी है उसे अपनी बातों से भर सके। ये सुबह उसकी सोच से ज़्यादा निखरी निखरी और शिफाफ थी, रात आने से पहले तक। नाश्ते की चहल पहल और घर में फैली हंगामी सी रौनक से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो बिलाशुबा शादी का ही घर था। बहुत से मेहमान सवेरे ही नाश्ते के बाद सब्ज़ाज़ार पर कुर्सियां बिछाए विराजमान थे और कुछ का नाश्ता भी चल रहा था। घर में काम करते मुलाजमीन और बर्क रफ्तारी से आते जाते लोगों की मौजूदगी ने यूं ही शाइस्ता को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। उनके लाडले सपूत की शादी थी, भला वो खुश क्यों ना होती, लेकिन उनकी खुशी अगले ही पल सिमट भी गई थी। वही एक ही ख्याल जिसने उन्हें अपने शौहर की जानिब से बदमज़ा कर दिया था। उस एक ख्याल के निगाहों के सामने लहराने पर उन्होंने कुर्लाता दिल लिए रमीज़ की जानिब देखा, जो लाउंज में बैठे चाय की चुस्कियों से महजूज होते अखबार में गुम थे। और फिर शायद वो शाइस्ता की बहुत गैर आरामदायक सी निगाह ही थी जिसने उन्हें अखबार से नज़र उठाकर उनकी जानिब नज़र उल्तफात डालने पर मजबूर किया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी कड़ी निगाह का क्या मतलब है बेगम? उनका ठंडा सा अंदाज शाइस्ता को हमेशा ही जिच कर दिया करता था, मगर अब के उनसे अपनी बेचैनी छुपाए नहीं छुप रही थी। हीरो जुड़े हार पर बेकली से उंगलियां फेरते वो उनकी तवज्जो पर यकदम ही बोली, उस लड़की और उसकी माँ को इस घर की दावत पर बुलाने का क्या मकसद है? मुझ पर अब तक वाजे नहीं हुआ है रमीज़। आप क्या चाहते हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? उनकी बेचैनी रमीज़ पर बहुत पहले ही आश्कार हो चुकी थी, मगर वो नोटिस लिए बगैर हमेशा नज़रअंदाज कर देते। वो कभी भी खुद अपने लिए गड़ा नहीं खोदा करते थे। जिन्हें भी उनसे मसला था तो ये उसका मसला था, रमीज़ का नहीं। और इनकी यही बेनियादी शाइस्ता को कभी कभी खौला दिया करती थी। वो लड़की मेरे मरहूम भाई की बेटी है और सोफिया मेरे मरहूम भाई की बेवा। उनकी इस शादी में शिरकत ना करने की मुझे कोई बहुत ठोस वजह अगर मेरे पास होती तो मैं ज़रूर उनकी दावत को हज़फ कर देता, लेकिन मेरे पास उन्हें यहाँ बुलाने की वजह थी शाइस्ता। और ऐसी कौन सी वजह है कि जिससे मैं बेखबर हूँ? बहुत तिनक कर इस्तफसार किया था उन्होंने, अपने मशहूर ज़माना तीखा सा आईब्रो अचकाकर। रमीज़ ने एक संजीदा निगाह उठाकर उन पर डाली और फिर अखबार का अगला सफ़ा पलटा। आपकी चटखारेदार जुबान का बहुत बड़ा किरदार रहा था वैसे बेगम। वो चौंकी थी, फिर मोहतात लेकिन चुपती हुई निगाहों से रमीज़ का चेहरा देखा। क्या मतलब? मतलब साफ है, रज़ा के ससुरालियों के सामने मेरे उस मुर्दा भाई को जिंदा करने की क्या ज़रूरत थी, और उन्हें यह बताने की
क्या ज़रूरत थी कि हमारे कुछ रिश्तेदार स्टेटस में हमसे कहीं ज़्यादा गिरे हुए हैं, जिनकी मदद हम रहमदिली के तहत कर देते हैं। ये भी कि उनकी ज़िंदगी कुत्तों से ज़्यादा बदतर हो जाती है अगर हम उनका साथ ना देते तो। और शाइस्ता के ऊपर अगले ही पल घड़ों पानी पड़ गया था। ये तो इन्हें याद ही नहीं था कि अपनी शान शौकत को मुकाबिल के सामने बुलंद करने के लिए वो जिसे जीनों का रास्ता दे चुकी थी, वो कोई और नहीं जावेद अंसारी का घराना था, बकौल उनके जलील घराना, कमतर और बदतर घराना। हर ऐसा घराना जो अमीर लोगों को अक्सर अपनी बर्तरी और नेक नीति साबित करने के लिए दरकार होता है। तो उससे दावत का क्या ताल्लुक? उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, लेकिन जुबान अब भी उसी रवानी से फनकारी थी। रमीज़ ने अगले ही पल बहुत बदमज़ा होकर उनकी जानिब देखा। उन्हें जैसे अपनी बीवी का ऐसा इम्काना तासुर पसंद नहीं आया था। तो ये बेगम, ये शादी कोई प्यार और मोहब्बत की शादी नहीं है कि जिसमें हमारे समधी हर कमज़ोरी से सरफ़े नज़र कर जाएं। ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। दोनों ख़ानदान अपने अपने कारोबारी मफाद के लिए अपनी औलादों को एक दूसरे के साथ मुंसलिक कर रहे हैं, ताकि आने वाले किसी भी नुकसान में बराबर खमियाजा भुगत सकें। ऐसी शादियों में अहम लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा दावा हल्का हो जाता है, और मैं आपकी वजह से हल्का नहीं होना चाहता। इस लड़की और उसकी माँ की मौजूदगी इस शाम में लाजिम है। अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो 25% शेयर होल्डर्स की मालिक भी है। जावेद मर गया, लेकिन वो अपनी बेटी के नाम हमारी ज़िंदगी भर की रियासत का कारोबार भी कर गया। उनका लहजा आखिर में बहुत कड़वा हो गया था। नाज़नीन से जितनी नफरत उन्होंने उस लम्हे की थी, शायद पिछली पूरी ज़िंदगी में न की हो। शाइस्ता उनकी फनकार पर बहुत चुप सी हो गई थी। फिर वो हल्के से बोली, सॉरी रमीज़, मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। बिल्कुल, तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए था, लेकिन तुम कितनी भी मोहतात हो जाओ, औरतों की खसलत कभी नहीं बदलती। अगले पिछले हिसाब उतारते उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ और क्या बोल रही हैं। लेकिन खैर, वो एक बार फिर से अखबार खोल रहे थे, लेकिन अब कि उनकी पेशानी का हर बल बहुत वाज़ेह था। हर बल का पसे मंजर इस रोशन सी सुबह में मफकूद होकर रह गया था। मैं उसे इस घर से मानूस करना चाहता हूँ। शाइस्ता ने ठटक कर उनकी जानिब देखा। उन्हें लगा शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या कहा आपने? किसे मानूस करना चाहते हैं? नाज़नीन को। क्यों? देखे रमीज़, मैं उसे एक लम्हा भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। कहाँ वो बदबूदार से मोहल्ले में रहने वाली लड़की, और कहाँ हमारा ये आलीशान चमचमाता सा महल। चुप करो तुम बेवकूफ़ औरत। रमीज़ ने आपके वाज़ेह तौर पर अखबार सड़प की आवाज़ के साथ बंद किया था। फिर नापसंदीदा निगाहों से शाइस्ता को देखा। मुझे उस लड़की से वो शेयर्स वापस लेने हैं। वो मेरी ज़िंदगी भर की रियासत है। मैं यूँ किसी को मुँह उठाकर नहीं दे सकता। इतने सालों वो खामोश रही, लेकिन क्या अब भी खामोश रहेगी? हरगिज़ नहीं। उसे अपने भतीजे को पढ़ाना होगा। अपनी शादी के लिए पैसे चाहिए होंगे उसे। और क्या तुम सोफिया की बीमारी से वाकिफ़ नहीं? डायलिसिस पर जा चुकी है अब वो। सोचो, वो लड़की जल्द या बदेर अपना हक मांगने ज़रूर हमारी जानिब पलटेगी, और हमें उससे पहले ही उसे घेरना होगा। वो पेशानी मसलते अब कुछ पीछे होकर बैठे थे। उस एक ख्याल ने उनकी नींदें तक उड़ा दी थीं। वो लड़की अभी उस जानिब मुतवज्जे नहीं थी, लेकिन वो जल्द ही अपना हक मांगने चली आएगी, उसका अंदाज़ा उन्हें था। लेकिन हम उससे ये सब कैसे लेंगे रमीज़? वो कोई छोटी दूध पीती बच्ची नहीं है कि हम उसे जैसे चाहें जिधर चाहें मोड़ दें। वो समझदार और ज़ीरक लड़की है, कभी भी हमारी बात नहीं मानेगी। रमीज़ के चेहरे अब के पत्थर जैसा सख्त हो चुका था, यूं गोया पत्थर हो गया हो। जाहिर है, जब वो बात मानेगी नहीं तो हम उससे अपनी बात मनवाएंगे। उनका अंदाज इस कदर ठंडा और पुरसकून था कि शाइस्ता को अपनी रीढ़ की हड्डी में वाज़ेह तौर पर सर्द सी लहर उतरती महसूस हुई थी। कैसे? लोगों से बात कैसे मनवाते हैं शाइस्ता? उनका सवाल बहुत सर्द था, सर्द और बेरहम। शाइस्ता की रीढ़ की हड्डी एक बार फिर सनसनाई। बहुत खौफजदा होकर देखा था उन्होंने रमीज़ की जानिब। उनकी कनपटी के बालों में सफ़ेदी जगमगा रही थी। उम्र बीत चुकी थी, लेकिन खून में गर्दिश करती खसलत अब तक ताज़ा थी। उनकी कमजोरियां पकड़कर उनकी फंसी फंसी सी आवाज़ निकली तो रमीज़ मुस्कुराए। घनी मूछों तले मुस्कुराते सर्द लब। शाइस्ता को भी साख्ता ही झुरझुरी आई। बिल्कुल, और उस लड़की की एक या दो नहीं बल्कि कई कमजोरियां हमारी मुट्ठी में हैं। वो अब खुद से ही बड़बड़ा रहे थे। शाइस्ता ने अगली कोई बात नहीं की, यूं चुप की मोहर लगाए पत्थर हुए बैठी रहीं। लाउंज में अब के सुबह की ताजगी अनका हो गई थी, और अगर कुछ बाकी रह गया था तो वो हबस ज़दा सा एहसास था।
यूं गोया फिजा में ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो गई हो। वो राहदारी की सीध में बिल्कुल बराबर कदम उठाती चलती जा रही थी। हील की बारीक टक टक साथ से गुजरते बहुत से तलबा के सलाम का जवाब सर के खम से देती वो हर कदम बहुत मोहतात और नपा तुला सा रखती थी। आज उसने मौसम की मुनासबत से कॉटन का बेहद नफीस सा कमीज शलवार जेब तन कर रखा था। दुपट्टा एक जानिब कंधे पर डाले वो इस खिलते से जामनी रंग में इतनी दूर से भी दमक रही थी। स्याह बालों को हस्बे आदत हाफ बांधे रुखसार पर लचकती उस एक लट से बेनियाज संजीदा आंखें लिए खामोशी से चलती वो हसीन लग रही थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पूरी तरह से नाजनीन लग रही थी। राहदारी के आखिरी सिरे पर ग्लास वॉल से ढकी वसी लाइब्रेरी का आगाज होता था। उसने दरवाज़ा धकेल कर लाइब्रेरी में कदम रखा और अपने टेबल की जानिब बढ़ आई। लकड़ी के डेस्क पर पहले से ही चंद कुतब मौजूद थीं, कुछ खुली रखी थीं और उसके ज़ेरे इस्तेमाल कंप्यूटर के आगे इल्हाम बैठी जल्दी जल्दी कोई काम समेट रही थी। अस्सलामुअलैकुम। सुबह ही सुबह क्या हो रहा है? उसने हाथ में थामी किताब टेबल पर रखी और फिर घूमकर इल्हाम की जानिब बढ़ी। इल्हाम नामी लड़की ने ऐनक में मलफूफ आंखें उस पर उठाई थीं। मैं उन स्टूडेंट्स के नामों की फहरिस्त देख रही थी जो महीने के आखिर में किताब इशू करवा कर ले जा चुके हैं और 15 दिन बाद भी वो किताब को री इशू करवाए बगैर अपने पास रखे हुए हैं। ओह, उसने समझकर सर हिलाया और फिर दूसरी डेस्क के साथ लगी कुर्सी इल्हाम की जानिब भी खींच कर बैठ गई। उसने एक निगाह इल्हाम पर डाली। वो आज खासी निकसिक सी तैयार लग रही थी। सिल्क के स्टाइलिश से लिबास में मलबूस, भूरे घुंघराले बालों को जूड़े में गूंदे, हल्का फुल्का मेकअप और बारीक सा जेवर पहने उसने बगौर उसका मुआयना किया था। यहाँ से सीधा किसी के वलीमे पर जाना है क्या तुमने? उसने पूछ ही लिया। वो बेसाख्ता हंस पड़ी थी। उसने जल्दी से सर उठाकर लाइब्रेरी में मौजूद झुके सरों की जानिब देखा। इल्हाम के लिए बहुत मुश्किल होता था अपनी हंसी जब्त करना। नाज़नीन को तो अब तक शक था उसके लाइब्रेरियन होने पर, क्योंकि वो कहीं से भी उस सेक्सी तासुर पर पूरा नहीं उतरती थी जिसे अमूमन किताबें पढ़ने वालों के साथ मंसूब किया जाता है। हर दफ़ा उसे इल्हाम को उसकी दादी अम्मा वाले कहके से भरपूर हंसी पर टोकना पड़ता था, लेकिन मजाल थी कि वो लड़की बाज आ जाती। एक दो से बाद में बात हंसी आया करती थी और फिर कई पहरों तक वो गुजरे लम्हे याद करके खुद भी हंसती थी और उसे भी हंसाती थी। लाइब्रेरी का ही ख्याल कर लो। उसने घिरक कर अपना काम का रजिस्टर उठाया और स्याही वाला कलम उंगलियों के दरमियान हस्बे आदत फंसाकर रजिस्टर खोले मसरूफ हो गई। शायद मैं अपने ही वलीमे पर जा रही हूँ, मगर उफ, कौन जाने। नाज़नीन ने झुका सर नफ़ी में ही लाया। बहुत शौक है तुम्हें अपने वलीमे पर जाने का। मुझे लगता है कि तुम्हारा दाखिला इस लाइब्रेरी में बंद करना पड़ेगा। बहुत नॉवेल्स पढ़ने लगी हो और इसका असर मैं बखूबी देख रही हूँ। उसने एक और जिताती निगाह उस पर डाली थी। इल्हाम पुरजोश से उसकी जानिब झुकी। वैसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि अगर मेरे लिए कोई सफ़ेद घोड़े पर हसीन सा जवान दुनिया से लड़ता, सफ़े काटता आधम के। सोचो मेरे पड़ोस में रहती सकीना नगीना कैसे झलबुल जाएंगी। बिल्कुल, और वो सफ़ेद घोड़े वाला सफ़े काटता काटता कहीं खुद भी रास्ते में ही ना कटकर गिर जाए। उसकी भी दुआ साथ ही कर लेना। उसने ताइदी अंदाज में सर हिलाकर कहते इल्हाम का हलक तक कड़वा कर दिया था। दो तरह की लड़कियां होती हैं जो किताबें पढ़ती हैं। एक वो जो इल्हाम सी हों, किताबों में बयान करदा हर तख़य्युलाती कहानी को निगाहों के सामने जिंदा होकर पनपता देखने वाली, इनकी ख्वाहिश और उम्मीद की रोशन दमकती किरणों में परियों का रक्स देखकर सरसारी तलब करने वाली। और कुछ नाज़नीन जैसी होती हैं, किताबों में बयान करदा हर स्याही को अपनी ज़ात के अंदर अंधेरों में बहता देखने वाली। उनके लिए रोशन शफाफ किरणें शब की जहरीली चांदनी में तब्दील हो जाती हैं। वो उसे बदलना नहीं चाहती। वो उसके जहर के साथ जिंदा रहकर मजबूती की खुरदरी चट्टान में बदल जाती हैं। फिर इन पर कोई जहर असर नहीं करता। वो उस तरियाक को अपनी जहर खंदा चांदनी रातों का हमसफ़र मुंतखब कर लेती हैं। उनके सामने किसी भी तख़य्युलाती रंग को हकीकी रंगों से भरना बहुत मुश्किल होता है। और फिर आखिरकार वो कड़वी हो जाती हैं। कड़वी, साफ गो और संजीदा, जैसे वो हो गई थी। ख्वाब देखने पर तो पाबंदी नहीं है ना, मैं ख्वाब ही देख लूँगी। उसने 16 साला दोशीदा की माने नाक मुँह चढ़ाकर कहा। अपने सिर के जोड़े वाली तैयारी जहन्नुम में गर्क होती नजर आ रही थी। नाज़नीन को हंसी आ गई। ऐसे बच्चों की तरह छोटी छोटी मासूम हरकतें करती हुई वो बहुत प्यारी लगती थी। हाँ, और फिर बस ख्वाब ही देखती रह जाना। तुमने क्या कसम खा रखी है मेरा मूड गारत करने की? वो तप गई थी। नाज़नीन पीछे होकर बैठी, हाथ बांधकर पुरसकून निगाहों से उसे देखा।
100 में से 10% तक ये ख्वाब हकीकी ज़िंदगी से कुर्बत रखते हैं, जिनकी बका का एक वसी हिस्सा धूल सी हकीकत पर मबनी हो। तुम उन पर इंसार करके अपनी बकिया हकीकी ज़िंदगी ज़ाया करना चाहती हो। कोई शहजादे नहीं होते जो घोड़ों को एड़ लगाते अपनी शरीके हयात की खोज में सफ़े काटते चले आएँ। निकल आओ बाहर। सकीना और नगीना को जलाने के लिए कई और तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लाइब्रेरी की मुकद्दस खामोशी का एहतराम करते हुए वो बहुत धीमे लहजे में बोल रही थी, ऐसे कि आवाज़ सिर्फ इल्हाम तक ही पहुंच पाती, और जो आवाज़ उस तक पहुंच रही थी उसने इल्हाम को बहुत ही बदमज़ा कर दिया था। कहीं से नहीं लगती तुम किताबें पढ़ने वाली लड़की। यूं लगता है जैसे फ़लसफ़े के खुश्क असबाक को पढ़ाने वाली उस्तानी हो। वो हंसती हुई सीधी हो बैठी। मैं किताबें पढ़ती हूँ और उनमें बयान करदा तल्ख़ हक़ाइक़ के साथ ज़िंदा रहती हूँ। तुम किताबें पढ़ती हो और कांच से नाजुक ख्वाब बुनने पर यकीन रखती हो। इस अप्रोच में हमारी पिछली ज़िंदगियों का बहुत बड़ा किरदार है इल्हाम। हम मामलात को जिस तरह देखते हैं उनमें हमारे साथ पेश आए वाक़यात का बहुत बड़ा हिस्सा कारफरमा होता है। आखिर में कंधा झुकाकर बात ख़त्म की थी। इल्हाम अगले ही पल नरम पड़ गई। नाज़नीन की पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत ज़िंदगी उसके सामने भी खुली हुई थी। शायद ठीक ही कह रही हो तुम, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं अगर किसी एक जवान का इंतज़ार करूंगी तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं से तो नमूदार हो ही जाए, और अगर वो नमूदार ना हुआ तो? उसने एक आखिरी निगाह उस पर डालकर महजूज सा पूछा। इल्हाम की आंखें यकदम चमकीं, फिर वो अपना चांद सा ऐनक नाक पर दुरुस्त करते उसके बराबर झुकी। तो फुप्पो का बेटा जिंदाबाद। और अब के वाक़े उसके कहके पर लाइब्रेरी में बहुत से मौजूद नफूस ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा था। नाज़नीन ने सुर्ख चेहरे के साथ सर पूरा झुका लिया था और इल्हाम सॉरी कहती अपनी उबलती हंसी पर मुश्किल जब्त कर रही थी। वापसी का रास्ता वो बिल्कुल खामोशी से ड्राइव करती आई थी। एक हाथ खिड़की के अधखुले शीशे पर रखे, चेहरा मुट्ठी पर टिकाए वो बहुत गहरी सोचों में गुम लगती थी। मौसम आज खासा खुश्क महसूस हो रहा था। बहती हवा में हल्की सी ठंड की रमक बखूबी महसूस की जा सकती थी। आसमान पर बिखरे रुई के गालों पर गिरती धूप कई जावियों से तिरछी होकर चमक रही थी। उसका रुख वजदान के कॉलेज की जानिब देखा। अमूमन वो वैन से ही घर पहुंचता था क्योंकि नाज़नीन को वापसी तक 3 बज जाते थे, लेकिन आज अम्मी की खास ताकीद पर घर जल्दी वापसी जा रही थी, इसीलिए सोचा उसे भी साथ ही लेती जाए। कॉलेज के आगे गाड़ी रोककर वो बाहर निकल आई, फिर कदम कॉलेज के कदावर गेट की जानिब बढ़ाए और अंदर दाखिल हो गई। वसी और इस मैदान पर फैला वो कॉलेज बिलाशुबा बहुत खूबसूरत था। उसने वजदान को लड़कों के झुरमुट में खड़ा देखा और फिर चंद पल यूं ही साकित खड़ी उसे देखती रही। वो उसके मरहूम अपने ख्याल पर उसने सर झटका था। खोए हुए लोगों को महरूम कहना दुरुस्त था या नहीं, लेकिन वो शायद तस्लीम कर चुकी थी कि उसका भाई जिंदा नहीं है। जभी तो वो इतने साल गुजर जाने के बाद भी उनके जानिब नहीं पलटा था। अगर वो जिंदा होता तो क्या अपने घराने से यूं सरफे नजर करता? क्या वो अपनी बहन को इस जालिम दुनिया में जिंदा रहने के लिए तन्हा छोड़ सकता था? उसका एक हिस्सा अपने भाई से बेपनाह नफरत करता था कि वो वक्त की धूल में गायब हो गया और कभी पलटकर घर वालों की खबरगिरी नहीं की, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा अपने भाई से शदीद मोहब्बत में मुब्तला था। वो जो लोगों के सामने नहीं रोती थी, उसे लगता था कि भाई के सामने आ जाने पर वो छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाएगी। इन 2 हिस्सों के दरमियान बटी उसकी ज़ात किस कदर अजियत का शिकार थी, ये तो बस वही जानती थी। आसपास जिंदा रहते लोगों को ये एहसास दिलाते कि वो बहुत मजबूत असाब की बहुत कड़ा जब्त रखने वाली लड़की है, मुश्किल नहीं था। उसे अब आदत हो गई थी इस तरह जिंदा रहने की। मुश्किल तो ये था कि कभी कभी वो अपने ज़ात के अंदर ही अंदर घुटने लगती थी, यूं गोया इसका दिल किसी मुट्ठी में भींच रहा हो। हर ईद, त्यौहार और चांदनी रातों में निगाहें दरवाजे पर टिकाकर इंतज़ार करने की तकलीफ ने उसे खोखला कर दिया था। वो खोखली होती जा रही थी, मिटती जा रही थी। यकायक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने यकतक की गर्दन फेर कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने आसपास गर्दन घुमाकर देखने वाली निगाहें तलाश की, लेकिन शायद ये उसका वहम हो। सर झटककर कई पल भीगी आंखों से वज्जी को हंसता देखती वो वैसे ही जामिद रही। फिर उसे देखकर हाथ हिलाया तो वो हैरान सा आगे चला आया। उसका कद नाज़नीन से लंबा हो गया था। स्याह आंखें इस समय ताज्जुब से फैली बहुत प्यारी लग रही थीं। वो हंस पड़ी। फुप्पो, आप यहाँ कैसे? जल्दी घर जा रही थी, सोचा तुम्हें भी साथ लेती जाऊं। कैसा रहा दिन?
नाज़नीन ने उसके साथ ही कदम उठाते पूछा। वो गर्दन हिलाकर अपने गुजरे दिन की बाबत बताने लगा। गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट खुद के किट बांधते हुए उसने बगौर नाज़नीन का चेहरा जांचा था। वो उसे पहले से ज़्यादा जर्द लगी थी। आप ठीक हैं? उसके पूछने पर वो चौंकी थी। फिर आबरू उठाकर नासमझी से इसकी जानिब देखा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस यूं ही। मुझे लगा शायद तबीयत ठीक नहीं आपकी। तुम और अम्मी तो हर वक्त मुझे बस बीमार तस्लीम करने पर मुजरा करो, उसने हंसकर कहा, लेकिन वो नहीं हंसा। मजाक था ये और इस पर हंसना था? अब कि उसने जिताते हुए कहा तो वो हंस पड़ा। फुप्पो के मजाक पर उसे कभी हंसी नहीं आया करती थी। वो ज़बरदस्ती खुद पर से तवज्जो हटाने के लिए कोई हल्की फुल्की सी बात किया करती थी, लेकिन वो जानता था कि फुप्पो को कितनी परेशानियां लाहक थीं। रात मेहंदी में चलोगे? कई पल खामोशी के बाद नाज़नीन ने ही सवाल किया तो वजी ने नफ़ी में सर हिलाया। कल मेरा ग्रैंड टेस्ट है, मैं नहीं जा सकता। इतना तो पढ़ते रहते हो हर वक्त, रात में 2 घंटे निकालने से कोई कसर तो नहीं रह जाएगी? मैं बिल्कुल अकेली हूँ और वहाँ होने वाली बोरियत का सोचकर ही मुझे गश आने लगा है वजी। बिल्कुल भी नहीं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला वक्त के साथ साथ किस कदर मुश्किल होता जा रहा है। मैंने अगर नहीं पढ़ा तो इसका देर असर मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड पर पड़ेगा, जो मैं हरगिज़ भी नहीं चाहता। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। सिर्फ आप जाएंगी, वो भी दादी के साथ। और एक बात और। वो जो रवानी के साथ मज़े से बोल रहा था सांस लेने को रुका। नाज़नीन के पेशानी पर उबलते बलों ने उसके पेट में गुदगुदी सी कर दी, लेकिन अभी हंसने का मतलब था ठीक किस्म की झाड़ का सामना करना, जो वो करना नहीं चाहता था। मैं आपकी बोरियत दूर करने का सामान हरगिज़ भी नहीं हूँ, इसलिए इस वजह से तो मैं आपके साथ हरगिज़ भी नहीं जाऊँगा। ये मेरी ज़ाती हैसियत पर कारीवार जैसा होगा। उसने बिगड़े से तासुरात लिए वजी को देखा। वो मुस्कुराहट रोकता लब दबाए खिड़की की जानिब चेहरा किए उसकी जानिब से होने वाली वार का इंतजार का मुंतज़िर था। अच्छा ठीक है, मत जाओ, बल्कि यूं करो, भाड़ में जाओ। उसने दूसरा अनकहा फिक्रा सुना था। आपने महज वहां जाकर केमिस्ट्री की हद दर्जा बोर्ड क्लास की तरह हाजिरी नहीं लगानी है फुप्पो। लोग दावतों पर बुलाते हैं ताकि बाहम ताल्लुकात को मजीद कशीदा होने से बचा सकें। आपने वहां जाकर लोगों से घुलना मिलना है, बातें करनी है, ज़ॉम्बी की तरह गर्दन एक जाविये पर रखकर उन्हें खुद से दूर नहीं भगाना। देखो तो जरा इस टांग जितने लड़के को, भतीजे से दादा अब्बा बनते इसे जरा जो वक्त लगता हो। नाज़नीन बुरे मुंह बनाते उसकी ना खत्म होने वाली नसीहतें सुन रही थी। ये तो तय था कि वो वहां जाकर किसी से भी घुलने मिलने की कोशिश नहीं करेगी। उसकी कोशिश आखिर हद तक यही होगी कि वो ना जाए, किसी चीज़ को अपने लिए कुर्बानी का बकरा बना ले। और अगले ही पल उसकी आंखें चमकी थीं। उसका बकरा साथ ही तो बैठा था। तुम बीमार पड़ जाओ वजी। दिमाग में उभरती नई तकलीफ को सोचते उसकी आंखें जगमगा रही थीं। वजदान ने बगौर उसके तासुरात देखे। मैं हरगिज़ भी बीमार नहीं पड़ रहा हूँ फुप्पो। वो बेचारा हर वक्त उसके लिए बीमार पड़ तंग आ चुका था। वो जानता था कि नाज़नीन लोगों से भरपूर तकरीबात में आना जाना पसंद नहीं करती, बल्कि उसे तो इंसानों के झुरमुट से ही कोफ्त होती थी। इसी आदत के पेश नज़र जब भी कोई दावत उनके घर पर वारिद होती और उस सोफिया की निगाहों से बचने का कोई हल ना सूझ रहा होता तो वो बज्जी को बीमार कर दिया करती थी। ये बीमार है, अब उसकी बहुत परवाह करने वाली फुप्पो कैसे जाएगी उसे छोड़ के। मजबूरन शादियों, मिलादों और कुरान खानियों में सोफिया को ही बदस्तूर हाजिरी लगवानी पड़ती, लेकिन अब वजदान ने उसे सफा चट जवाब दिया तो उसने घूरती निगाहें उसकी जानिब फेरी। अपनी फुप्पो को तुम इनकार कर रहे हो वजी? इतने बड़े हो गए हो। फुप्पो तो अमृतसर की आखिरी शहजादी बनी उस पर बरसने को तैयार हो रही थी, लेकिन उसने भी राजा महाराज सिंह की मानिद हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ बोलने से भी रोक दिया। आप जा रही हैं और ये तय है। मैं तुम्हें किटकैट से नवाजूंगी। क्या ताक कर वार किया था फुप्पो ने। उसे लब भींचकर बेचारी निगाहों से नाज़नीन की जानिब देखा। कितनी तेज़ हैं आप। मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। उसे पता था कि किटकैट का कोई सानी नहीं, लेकिन फिर भी वो इन्हें भेजना चाहता था। कभी ना कभी तो उन्हें अपने कॉल से निकलना ही था। घर के बाहर पहुंचकर भी वो दोनों बहस में मसरूफ रहे। घर के अंदर कच्चा फर्श अबूर करने से लेकर टाइल्स की राजधानी तक उनके माबैन तीसरी जंग अजीम छिड़ जाने के आसार वजाहत से जगमगाने लगे थे। ये उनकी मनमनाहट ही थी कि सोफिया हाथ पूछती बावर्ची खानी से निकल आई थी। ये तुम दोनों को क्या हुआ है? उन्होंने दोनों की जानिब बारी बारी देखा। वज्जी बीमार है अम्मी, देखें इसे बुखार हो रहा है, इसका चेहरा भी सुर्ख हो रहा है, और ओह
इसके जिस्म से तो आग की लपेटें उठ रही हैं। मैं कोई अंगीठी नहीं हूँ कि मुझसे आग की लपेटें उठेंगी। क्या जवाब दिया था उसने। नाजनीन को संजीदगी में भी हंसी आ गई थी। चुप करो, तुम्हें बुखार है बस, उसने बामुश्किल हंसी जब्त करके कहा तो सोफिया ने आगे बढ़कर वजदान के माथे पर हाथ रखा। उसकी पेशानी का दर्जा हरारत बिल्कुल नॉर्मल था। आपके मुस्कुराने की बारी वजी की थी। मुझे कुछ नहीं हो रहा दादी, फुप्पो बहुत ज़्यादा ही हसास हो रही हैं इस मामले में, और शाम में उन्हें शादी में भी तो जाना है ना, इसीलिए मुझे एक पल के लिए भी छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आप इन्हें ज़रूर अपने साथ मेहंदी में लेकर जाइएगा। वो आखिर में छोटी सी जुबान दिखाता अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो नाजनीन ने अपने आखिरी हथियार को भी बेचारी निगाहों से जाते देखा। अब तो कोई रास्ता नहीं था उस तकलीफ से बचने का। तुम चल रही हो ना शाम में नाजो? सोफिया ने एक आखिरी बार यकीन दहानी चाही तो उसने कमज़ोर सा इस बात में हिलाकर जी अम्मी कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उसने गाड़ी कसरे इंसारी के सामने रोकी और फिर अगले ही पल दरवाज़ा खोले बाहर निकल आई। सोफिया भी दूसरी जानिब कार का दरवाज़ा खोले घूमकर उसी की तरफ आ रही थी। आलीशान सतूनों पर खड़ा वो कसर खनक से धुंधली हवा में लुक चुप रहा था। उसने भारी होते दिल के साथ गहरा सांस लेकर अंदर उबलते बहुत से जज्बों को परे धकेला। उसका सीना जैसे किसी शिकंजे में जकड़ता जा रहा था और दिल तो किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच डाला था। इतने सालों बाद भी जो हुआ था वो गर्द में ना अट सका था। वो आज भी रोज़े अव्वल की मानिंद रोशन रखा गया था। उसने बहुत सी किरें हलक से निगल कर अंदर की जानिब कदम बढ़ाए तो सोफिया भी उसके साथ ही आगे बढ़ आई। कसरे अंसारी आज भी उतनी ही निगाहों को खैरा कर देने वाला चौका चौंध लिए हुए था कि उसकी रोशनियों में उसे अपनी आंखें खुली रखना कठिन लगा। उसने चुपती रोशनियों के साथ अपनी आंखें मानूस की और फिर कई एकड़ पर फैले ऊंचे नीचे घास के कितों पर आगे बढ़ गई। दूर दूर तक कुर्सियां लगाकर मेहंदी का इंतजाम किया गया था। दरख्तों की तराश खराश के बाद इन्हें बारीक बरकी कमकों से सजाकर वो जिंदगी बख्शी गई थी कि देखने वाला हर निगाह बार बार पलटता अपना फर्ज समझती। लेकिन वो इस सब को बहुत गैर दिलचस्पी से देखती आगे बढ़ आई थी। दाखिली कदे आदम दरवाज़ों के पार से पुरतईश लाउंज का आगाज हुआ चाहता था। जर्क पर बहारी कामदार मलबूसात की बहार में वो खुद को बहुत बेरंग सी तितली महसूस हुई थी। हर जानिब शोर हंगामा कह के बहार और रोशनियां उतर आई थीं। लाउंज की सीध में कशादा जीने थे। चक्करदार कशादा जीनों का चक्कर ऊपरी मंजिल की जानिब हमवार किया करता था। उसे हर रास्ता असपर था। वो कुछ भूली ही कब थी। काश कि वो कुछ भूल जाती। गहरा सांस लेकर उसने आसपास निगाह दौड़ाई तो सोफिया शाइस्ता और रोहिला से बगलगीर होती दिखाई दी। वो भी उसी संजीदगी से खवातीन की जानिब बढ़ आई थी। फिर उनके सलाम और हाल अहवाल का बहुत पुरतकल्लुफ सा जवाब देकर लाउंज में लगे कीमती सोफों पर आ बैठी। उससे ज़्यादा मुरव्वत वो किसी को भी फिलहाल नहीं दिखा सकती थी। उसने स्याह घेरदार फ्रॉक जेब तन कर रखा था। सुनहरा तंग चूड़ीदार पजामा बहुत हल्का सा झलकता था। उसके लिबास की फॉल ही कुछ ऐसी थी कि लाउंज में बहुत से मर्दों ने पलट कर उसे देखा। बालों को हस्बे आदत खुला छोड़े लिबास की मुनाजमत से बराबर मेकअप किए वो हर अंदाज से परफेक्ट लगती थी। उसे देखते रहने को दिल चाहता था। यकायक शाइस्ता अपनी दो बेटियों के हमरा उसकी जानिब आई तो उसने चेहरे पर मुश्किल नरमी कायम रखी। मुस्कुराहट अब भी मफकूद ही रही। हेलो नाज़नीन आपी, कैसी हैं आप? मामा बता रही थी आपके बारे में। एंड ओ माई गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ये शाइस्ता की छोटी बेटी नैना थी, 17 साल की खुशदिल और खुश इखलाक सी लड़की। उसने मुस्कुराकर उसका बड़ा हाथ थाम लिया था। हेलो नाज़नीन, खुशी हुई आपसे मिलकर। और ये शाइस्ता की बड़ी बेटी थी अबीहा, बिल्कुल शाइस्ता का पट्टू। उसकी उकाबी निगाहों से ही उसकी जहनी साख का अंदाज़ा होता था। हल्की सी तंज़ी और ज़रा मकरूर मुस्कुराहट हरदम लबों पर सजाए। वो खुद को हर एक से बढ़तर समझने वाली लड़की थी और शुक्र के तंजिया और ज़रा मकरूर मुस्कुराहट और शुक्र के वो खूबसूरत नहीं थी, नहीं तो जाने वो आसमान से कदम उतारना ही भूल जाती। उसने बगौर उसका अंदाज जानते हुए मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया था। फिर सब सब्ज़ात पर जाने के लिए शोर मचाने लगे तो उन्हें चारों ने चार उठकर बाहर आना ही पड़ा। सच शुक्र को इस दम घोटने लाउंज से उठकर बाहर आ गई थी। अंदर तो उसे अपना सांस फंसा हुआ महसूस हो रहा था। सब्ज़ात की फिजा काफ़ी खुनक थी। गोल मेज़ों के अतराफ में कुर्सियां लगाई गई थीं और हर मेज़ को इस तरह रखा गया था कि सामने सजाया गया स्टेज हर एक की निगाहों के लिए वाज़ेह हो सके।
उसने एक कोने में लगे खाली मेज को देखा और फिर सोफिया की लाख नसीहतों के बावजूद भी वो इस मेज की जानिब बढ़ ही गई। उसे औरतों के दरमियान बैठने में दिलचस्पी नहीं थी और सोफिया इस वक्त औरतों के झुरमुट में ही कैद थी। कुछ ही पल गुजरे थे फंक्शन को शुरू हुए। बहुत तेज बजते म्यूजिक के बायस कान पड़ी आवाज तक सुनाई ना देती थी। गेंदे से सजे स्टेज पर आपके कजन्स अपनी अपनी पोजीशंस लिए तैयार करदा रक्स पेश करने की तैयारी कर रहे थे। वो खाली खाली सी इनकी रंगीनियां देखने लगी। आज वो भी सबका हिस्सा होती अगर जो। लेकिन उसकी सोचों के तान अगले ही पल टूट गई थी। रोहेला अपनी इकलौती बेटी के साथ उसकी जानिब बढ़ रही थी। उसने एक बार फिर से तारुफ के लिए खुद को तैयार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपी, कैसी हैं आप? मुझे जो जानती हैं ना आप? वो भी 17 साल नौउम्र सी लड़की थी, खुश मिजाज और खुश शक्ल सी। रोहेला ने बिलखसूस उसे नाज़नीन से मुतारिफ कराया था। सानिया नाम था उसका। अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन थी वो, खासी लाडली और नाज़ों में पली। काफ़ी देर तक वो इसके साथ बैठी बातें करती रही। फिर किसी ने उसे स्टेज से आवाज़ दी तो वो माजरत करती उठ खड़ी हुई। एक पल को उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने झट निगाहें यहाँ वहाँ फेरी, लेकिन कोई भी उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं था। गहरा सांस भरकर उसने निचले लबों को दांतों तले दबाया। कई दिनों से इसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे हर पल देख रहा हो। कोई उसके पीछे है, कोई इसके हरकतों सकनात पर नजर रखे हुए है। लेकिन जो ही वो निगाह फेरती, कोई भी आसपास दिखाई ना देता। खैर, उसने सर झटक कर जो ही चेहरा फेरा, रमीज साया को अपनी जानिब बढ़ते देखा। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर कत्थई शॉल डाले, घनी मूंछों तले मुस्कुराते लबों के साथ वो चंद लोगों के हमरा उसी की जानिब बढ़ रहे थे। वो उन लोगों को नहीं जानती थी और अभी वो इन्हें पहचानने की सही कर रही थी कि ताया उसके सर पर पहुंच चुके थे। नाज़नीन बच्चे, कैसी हो? इनसे मिलो। ये हैं बाकर साहब, बाकर हमदानी, तुम्हारे बाबा और मेरे बिजनेस पार्टनर। और ये इनकी बेगम है, रुबीना हमदानी। लंबे अरसे तक मुल्क से बाहर रहे तो हम दोनों भाइयों ने ही इनके हिस्से का बिजनेस भी संभाला, और अब जबकि वापस पलट चुके हैं तो अपने हिस्से का काम खुद देखना चाहते हैं। वो बहुत खुशगवार से अंदाज में इसका तारुफ साथ खड़े कीमती कमीज शलवार में मलबूस किसी बाकर साहब से करवा रहे थे। उनके साथ उनकी बेगम भी थीं। पेश कीमत लिबास और निगाहों को खैरा करते ज़ेवरात से लेस वो खातून बहुत बावकार और खूबसूरत थीं। लेकिन उसे ताया के तारुफ पर उनके जानिब ऐसी निगाहों से देखा जैसे कह रही हो, अच्छा तो फिर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, खुशी हुई आपसे मिलकर। हालांकि उसके चेहरे पर किसी किस्म की खुशी रकम नहीं थी। रमीज उसके ठंडे से अंदाज पर खनकारे, फिर जल्दी से मुस्कुराए। उसने बकौर उनका चेहरा देखा। बात बे बात मुस्कुराने वाला इंसान नहीं था रमीज, शायद साथ खड़ा बंदा बाकर, और जो कोई भी वो था, इसके अंगूठे तले ताया की गर्दन दबी हुई थी। बेटा, तुमसे पर्सनली मिलना चाहते थे बाकर साहब। बिल्कुल, बल्कि यूं समझे कि आपसे मिलने की दीरीना ख्वाहिश पूरी हो गई, और जैसे आपकी बाबत हमने तारीफ सुन रखी थी, मुझे मानना पड़ेगा कि आप उन तारीफों से कहीं ज़्यादा ऊंचे तख्त पर विराजमान हैं। बाकर हमदानी कोई अच्छा कारोबारी इंसान था या नहीं, लेकिन वो एक घटिया इंसान ज़रूर था। अपनी बीवी के साथ खड़े होकर वो इस पर टटोलती निगाह डाल रहा था। उसने बगौर रुबीना का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा। उनके चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट बेहद फीकी पड़ चुकी थी। अगले ही पल संजीदा सा आईब्रो उठाकर उसने उस फजूल से आदमी की जानिब देखा। ताजुब है, मुझसे मिलने वाला हर इंसान कमोबेश इसी किस्म के तासुरात का शिकार रहता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो मेरी इख्तलाफ राय को नहीं जान लेता। जो ही उस पर इश्कार होता है कि मैं किस अंदाज से लोगों की इज्जत अफजाई करती हूँ, अगले ही पल उसके खुशामद से तासुरात हवा हो जाते हैं। वो नाज़नीन थी, उस पर हाथ डालना आसान नहीं था। मुस्कुरा कर बहुत नरम लहजे में बेहद सख्त बातें करनी आती थी उसे। अगले ही पल बाकर हमदानी ने खनकार कर माहौल में फैली हिद्दत की बू जाहिल करना चाहिए। क्यों मिलवाना चाहते थे आप मुझे इनसे ताया? उसने ठंडी आंखें उनकी जानिब फेरी। रमीज की निगाहों में एक सर्द लहर उतरते देखी थी उसने। यकीनन वो उनका कोई बना बनाया खेल बिगाड़ रही थी। क्यों का क्या मतलब है बच्चे? तुम कंपनी में 25% शेयर होल्डर हो। एक तरह से तुम्हारा कारोबारी ताल्लुक है बाकर साहब से, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहते थे। और फिर तुम हमारे घर की ही बच्ची हो, जावेद की बेटी हो। तुम्हारा इन मामलात में हाजिर रहना नागजीर है। उनके सरसराटी सी मुस्कुराहट ने एक पल को उसे तल्खी से तल्खी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। 18 साल
उसने कहकर एक लम्हे को वक्फा लिया था, गोया उन्हें इस मदद को जज्ब करने का वक्त दिया। उसकी मुस्कुराहटें निगाहें अब के सर्द हो गई थीं। 18 साल बाद आपको ख्याल आ गया कि मैं भी इस कारोबार में हिस्सेदार हूँ और बिलखसूस इस घर की बेटी भी हूँ। मैं आपके इस कदर जिम्मेदाराना रवैये पर आपको दाद पेश करती हूँ ताया। बिलाशुबा आप कारोबारी मसरूफियात की बावजूद भी इस बारे गनाह को याद रखने में कामयाब हुए हैं। उसका तंज इस कदर गहरा था कि रमीज जैसे हाजिर दिमाग रखने वाले इंसान को भी कनक कर गया था। बाकिर हमदानी ने नासमझी से साथ खड़े रमीज पर एक निगाह डाली थी। नाज़नीन बच्चे, इन मामलात को कारोबारी नज़र से देखा जाता है। जज्बाती रवैयों के बायस कारोबार मुतासिर हो सकता है। आपने बजा फरमाया। कारोबार मुतासिर होने से बच गया ताया, और कारोबार के अलावा सब कुछ मुतासिर बल्कि तबाहकुन हालत में पहुंच गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, नरम और ठंडी सी मुस्कुराहट। फिर वो इसी तबस्सुम के साथ बाकर हमदानी की जानिब घूमी। बहुत शुक्रिया आपका बाकर साहब, बल्कि मुझे तो आपका बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए। महज आपके कारोबारी ताल्लुक की वजह से मैं इस घर की बेटी भी बन गई और इज़्ज़त की हामिल भी हो गई। नहीं तो कई अरसे से किसी को याद ही नहीं था कि कोई अंसारी का घराना भी है और इस घर की बेटी भी इस दुनिया में सांस ले रही है। माहौल यकदम उसके कहे गए जुमले के बायस तनाव का शिकार हुआ तो रमीज़ अब के ज़बरदस्ती हंस पड़े। उनका सारा मंसूबा धूल में गर्क होता दिखाई दे रहा था। नाज़नीन, कुछ नाला है हमसे। काफ़ी अरसे तक घरों में चलती चपकलिश के बायस बच्चे अक्सर इस कदर बदजन हो जाया करते हैं, लेकिन अब हम इसके साथ खड़े हैं। इसे फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अब मुझे वाकई किसी की ज़रूरत नहीं, आपके इस कारोबारी खैरात की भी नहीं। फिर मुस्कुराकर रुबीना और हमदानी की जानिब देखा और माजरत करते उनके दरमियान से निकल आई। लाउंज में दाखिल होते वक्त उसका वजूद तैश से कांप रहा था। हलक में जैसे अंदर ही अंदर गुजरे अयाम की कड़वाहट घुलती जा रही थी। ज़ब्त के बायस उसकी आंखें सुर्ख पड़ने लगी थीं। यकलक बहुत कुछ इस पर हमला आवर हुआ था। दाखिली दरवाजे के उकब में एक दीवारगीर सा आईना जगमगा रहा था। उसने एक पल को रुककर अपना सरापा देखा। स्याह लिबास में मलबूस चांद सा चमकता अक्स, दूधिया चेहरे के अतराफ में गिरती स्याह लटें और कानों में झूलते आवेजे। वो बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरत लग रही थी। उसे अब अच्छे से समझ आ गया था कि वो इस तकरीब में वजीते इसरार क्यों बुलाई गई थी। वो उसे अपने कारोबारी सिलसिले के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और फिर इंतहाई बेशर्मी के साथ उसे अपने घर की बेटी भी कह रहे थे। यकदम उसकी आंखों में नमी सी चमकी। दिल किया अभी के अभी इस घर से भाग जाए और फिर कभी यहाँ के लोगों की शक्ल तक ना देखे, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। ठंडे लाउंज में खड़े खड़े उसके पैर शल होने लगे थे। दफातन सोफिया उसके पीछे आई। उसने जल्दी से अपनी आंखों के कोने साफ किए और इनकी जानिब मुस्कुराती हुई पलटी। वो बस उन्हें हर किस्म की तकलीफ में बचाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने बाबा को नहीं बचा सकी थी। क्या हुआ है नाज़नीन, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? परेशानी से इस तफसार पर उसे जल्दी से इस बात में सर हिलाया और उनके साथ ही बाहर की जानिब बढ़ गई। वो बार बार उससे पूछ रही थी, लेकिन जब उसने नहीं बताया तो वो भी खामोश हो गई। उन्हें अंदाज़ा था कि अब वो नहीं बताएगी।